साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों, आपकी आगामी सीटेट परीक्षा के दृष्टिगत मैथ्स पेडागॉजी के एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। साथियों, आज के वीडियो में बहुत कम समय में तेजी से बिंदुवार गणित की विकास यात्रा, गणित की पाठ्य योजना, गणित के शिक्षण सूत्र और सबसे महत्वपूर्ण वेन हीले की ज्यामितीय संरचना पर चर्चा होगी। वेन हीले से आप पिछले प्रश्न पत्रों को उठाकर देखेंगे तो हर वर्ष मैथ्स पेडागॉजी में वैन हीले से 1-2 प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे गए हैं। इसके साथ ही गणित शिक्षण के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे, सूक्ष्म शिक्षण पर चर्चा होगी। तो आज का वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को आप ध्यान से देखिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमें सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों, बिंदुवार तेजी से हम चर्चा शुरू करते हैं आज के वीडियो पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गणित की ऐतिहासिक यात्रा पर, गणित की विकास यात्रा पर। सच में पहला बिंदु देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। गणित का एक विषय के रूप में अध्ययन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गणितज्ञ पाइथागोरस के साथ हुआ, जिन्होंने गणित शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के मैथिमा शब्द से की, मैथिमा शब्द से मानी, जिसका अर्थ होता है निर्देशक का समूह। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या आया? गणित मैथिमा शब्द जो है या गणित मैथमेटिक्स शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? ग्रीक भाषा के मैथिमा शब्द से हुई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला बिंदु देखते हैं। इसमें देखिए अगला बिंदु, सबसे प्राचीन गणित की पाठ्य पुस्तक प्लिम्पटान है। यह महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। सबसे प्राचीन गणित की पाठ्य पुस्तक प्लिम्पटान है। यह बेबीलोन का गणित है। चीन के गणितज्ञों ने स्थानीय मान का परिचय कराकर अपना सहयोग इसमें दर्ज करवाया। बेबीलोन के गणित का आधार 60 है। यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, बेबीलोन के गणित का आधार 60 है। ठीक है, अगला बिंदु देखते हैं, लिखित गणित का साक्ष्य प्राचीन सुमेर वासियों से प्राप्त हुआ, जिन्होंने मेसोपोटामिया सभ्यता का निर्माण किया था। सुमेर वासियों ने चिकनी मिट्टी के शिलाखंड पर भिन्न बीजगणित, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण व व्युत्क्रम की गणना को प्रदर्शित किया। चलिए देखते हैं अगला बिंदु, मिस्र के गणित की सबसे विस्तृत पाठ्य पुस्तक रिंद पपायरस, ध्यान देखिएगा, रिंद पपायरस मिस्र के गणित की सबसे विस्तृत पाठ्य पुस्तक रिंद पपायरस है। इसमें छात्रों के लिए अंक गणित तथा ज्यामिति से संबंधित निर्देश दिए गए हैं, जिसमें क्षेत्रफल से संबंधित सूत्र, गुणा भाग करने की विधि, भिन्न का प्रयोग व अभाज्य संख्याओं के बारे में बताया गया है। यूनान के गणित का प्रारंभकर्ता थेल्स को माना जाता है। थेल्स को गणित में तर्क से अनुमान निकालने का जनक भी माना जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु है, अंडरलाइन करिए। थेल्स ने प्रथम ज्यामितीय प्रमेय को सत्यापित किया। इनके प्रिय शिष्य पाइथागोरस ने समानुपात का सिद्धांत दिया। यानी पाइथागोरस के गुरु कौन थे? थेल्स थे। पाइथागोरस ने अपने साथियों के साथ मिलकर ज्यामितीय के गुणों की खोज, ज्यामितीय के सिद्धांत के विकास पर बल दिया। इसके लिए उन्हें काम किया। यूनान के गणितज्ञ का संख्या सिद्धांत, गणित विश्लेषण, तार्किक संरचनाओं के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अब देखिए यूक्लिड ने अपने समय की गणित को एलिमेंट्स नामक पुस्तक में दिया है। यूक्लिड बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनकी पुस्तक का नाम आप लिख लीजिए, एलिमेंट्स के लेखक कौन है? यूक्लिड हैं। भारतीय गणित का प्रारंभ ऋग्वेद से माना जाता है। 500 ईसा पूर्व तक अंक गणित व बीज गणित स्थापित हो चुकी थी। वेदांग ज्योतिष से ज्ञात होता है कि उस समय ज्योतिषियों को अंक गणित की मूल संक्रियाएं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग का ज्ञान था। आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में वर्गमूल, घनमूल ज्ञात करने की विधियां दी। आर्यभट्ट ने ही दुनिया में सबसे पहले पाई का मान बताया। यह बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया तथ्य है। पाई का मान सबसे पहले किसने बताया? आर्यभट्ट ने बताया। आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में क्षेत्रफल की गणना का विस्तार से वर्णन किया। बीज गणित समीकरण को हल करने की विधि, समांतर श्रेणी को हल करने का सूत्र अपनी इसी पुस्तक में उन्होंने दिया। अब आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक काल क्रिया में समय और इसके माप को बताया। आर्यभट्ट को शून्य की खोज का श्रेय भी दिया जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। क्या? आर्यभट्ट को शून्य की खोज का श्रेय भी दिया जाता है। आइए बात करते हैं भास्कराचार्य की। भास्कराचार्य से कई बार प्रश्न बनते हैं। भास्कराचार्य द्वितीय के बारे में बात करेंगे। भास्कराचार्य द्वितीय ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि को 4 खंडों में लिखा है: लीलावती, बीजगणित, गोलाध्यान और ग्रह गणित।
अब यहाँ देखिए अगला तथ्य, भास्कराचार्य प्रथम, भास्कराचार्य द्वितीय नहीं, भास्कराचार्य प्रथम ने किसी संख्या में शून्य से भाग देने पर परिणाम में अनंत की कल्पना की। इस लाइन को कोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। किसी संख्या में शून्य से भाग देने पर परिणाम में अनंत की कल्पना किसने की? भास्कराचार्य प्रथम ने की थी। लीलावती में संख्याओं और भिन्नियों के प्रयोग को बताया गया है। इसी पुस्तक में व्यापारिक नियम, ब्याज, मिश्रण, अनुपात, क्रमचय, संचय, कलन विधि का विस्तृत वर्णन किया गया है। इन्होंने अपनी पुस्तक बीजगणित में वर्गमूल, घनमूल, करणीय, क्षेत्रफलवाद का वर्णन किया है। यहाँ और एक महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, रामानुजन का संख्या सिद्धांत में बहुत योगदान है। रामानुजन बहुत प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। रामानुजन से देखिए एक प्रश्न पूछा जाता है, रामानुजन नंबर वाला, चलिए उसकी आगे चर्चा होगी। रामानुजन का संख्या सिद्धांत में विशेष योगदान है। ऐसी जो संख्याएं जिनके घनों का योग 1729 हो, यह परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऐसी दो संख्याएं जिनके घनों का योग 1729 हो, उन्हें रामानुजन संख्या कहते हैं। देखिए 10 की घात 3 प्लस 9 की घात 3, यानी 10 का घन प्लस 9 का घन बराबर 1729, 12 का घन प्लस 1 का घन बराबर 1729। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहा जाता है? रामानुजन संख्या कहा जाता है। साथियों, आइए अब गणित की पाठ्य योजना की बात करते हैं। पहला बिंदु देखिए, किसी विषय को पढ़ाने हेतु तो उस विषय से संबंधित विषय वस्तु की रूपरेखा तैयार करना पाठ्य योजना कहलाता है। पाठ्य योजना शिक्षण से पहले की अवधारणा होती है। आप जानते हैं कि पेडागॉजिकल क्वेश्चन कैसे बनते हैं? 4 कथन दिए जा रहेगा, उसमें एक प्रश्न कथन या तो सही रहेगा या तो गलत रहेगा। तो एक एक लाइन को बहुत ध्यान से देखिए। जैसे यह लाइन, पाठ्य योजना शिक्षण के पहले की अवधारणा होती है, जिसके अंतर्गत शिक्षक अपने शिक्षण कार्य की सार्थकता एवं विद्यार्थियों के हितों को ध्यान रखते हुए कक्षा में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की विषय वस्तु को छोटी छोटी इकाइयों में बांट लेता है एवं उन इकाइयों के निर्धारित अवधि में पढ़ाता है। ठीक है। अब पाठ्य योजना का महत्व क्या है? पाठ्य योजना का महत्व है, इसमें उद्देश्यों की स्पष्टता प्रकट होती है, इससे शिक्षक में आत्मविश्वास प्रकट होता है, इससे समय का समुचित उपयोग होता है, इससे शिक्षण क्रियाओं के चुनाव में आसानी होती है, इससे कठिन विषय वस्तु को सरल बनाया जा सकता है, इसमें शिक्षण सहायक सामग्री का चुनाव आसानी से हो जाता है तथा उनका प्रभावशाली ढंग से उपयोग किया जाता है। अब पाठ्य योजना के वर्गीकरण की ओर बढ़ते हैं। पाठ्य योजना कितने तरह की, किस तरह की बनाई जाती है? एक तो ज्ञानात्मक पाठ्य योजना देखिए, यह मुख्य रूप से विषय वस्तु के बारे में तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करता है जो ज्ञान के निर्माण में सहायक होता है। अगली पाठ्य योजना देखिए, कौशलात्मक पाठ्य योजना। इसका उद्देश्य शिक्षार्थियों के बीच कौशल विकसित करना होता है, जैसे सुनने, बोलने आदि का कौशल। अब सहारात्मक पाठ्य योजना, इस प्रकार की पाठ्य योजना में शिक्षार्थियों के बीच दृष्टिकोण, भावनाओं और मूल्यों का विकास करना होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात अब आगे देखिए, पाठ्य योजना के चरण, यह परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। पाठ्य योजना के चरण, पहला चरण क्या है? तैयारी करना। पाठ से संबंधित उपलब्ध पाठ्य सामग्री का चयन, सहायक शिक्षण सामग्री का चयन, इस तरह से आप पाठ्य योजना की पहले तैयारी करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण, पाठ्य शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना और उसे चरणबद्ध तरीके से शिक्षार्थियों में प्रदर्शित करना। फिर चाक बोर्ड कार्य, यानी श्यामपट्ट पर आप क्या कार्य करेंगे? अगला स्टेप है चाक बोर्ड पर पाठ्य वस्तु, यानी श्यामपट्ट पर पाठ्य वस्तु चीज़ों को प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद पुनरावृत्ति, पाठ समाप्ति के बाद बच्चों से प्रश्न पूछना। फिर गृह कार्य, पाठ से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को बच्चों को गृह कार्य के लिए देना। अब पाठ्य योजना की प्रक्रियाएं क्या हैं? उद्देश्यों और लक्ष्यों को परिभाषित करना, विषय वस्तु का चुनाव एवं उनका संगठन करना, शिक्षण विधियों का चुनाव करना और बच्चों का मूल्यांकन करना। चलिए, प्राथमिक स्तर पर गणित में हम किन शिक्षण सूत्रों का उपयोग करते हैं? इसमें लगभग हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है। ऐसे ही पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र गणित की पाठ्यचर्या में शामिल नहीं है या प्रयोग नहीं किया, प्राथमिक स्तर की गणित की पाठ्यचर्या में शामिल नहीं है या प्रयोग नहीं किया जाता है। इसी में से दिया रहेगा 3 ठू, 1 ठू गलत दिया रहेगा। अब इसमें से देखिए, पहला महत्वपूर्ण है ज्ञात से अज्ञात की ओर, फिर मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। जैसे अब इसी को विशिष्ट से सामान्य की ओर लिखा है तो उसमें गलत अगर विकल्प देना रहेगा तो कर देगा सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो यही आपका गलत विकल्प हो जाएगा। ठीक है ना? तो ऐसे दिया रहता है पूर्ण से अंश की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, अनुभव से तर्क की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर और प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। इसको बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए, इससे एक प्रश्न बनता ही है। अब आइए बहुत महत्वपूर्ण
टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं। वेन हीले की ज्यामितीय संरचना। वेन हीले से एक प्रश्न लगभग बनता है। वेन हीले नीदरलैंड के एक गणितज्ञ थे। एक महत्वपूर्ण तथ्य, वेन हीले कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड के थे। इन्होंने बच्चों में ज्यामिति को किस तरह सिखाया जाए उसके विभिन्न स्तर बताए। तो पहला जो चरण है इनके वेन हीले की ज्यामितीय संरचना का, इसको कहा जाता है चाक्षुषीकरण। आप अगर पिछला प्रश्न पत्र देखे होंगे तो चाक्षुषीकरण शब्द तुरंत आपके मस्तिष्क में आ जा गया होगा कि चाक्षुषीकरण से प्रश्न तमाम बने हैं। चाक्षुषीकरण को ही एक कहीं कहीं उसको शब्द दिया जाता है दृश्यीकरण। तो चाक्षुषीकरण या मानसिक चित्रण या दृश्यीकरण, ठीक है। पहला देखिए, ये पहला चरण है। इस चरण में बच्चा विभिन्न वस्तुओं को देखकर उनकी भुजाओं व आकार के आधार पर नाम बता पाने में समर्थ है। अब यहाँ देखिए, इसका एक महत्वपूर्ण मुद्दा, यह बच्चे के शून्य स्तर की अवस्था है। क्या? चरण एक है लेकिन लेवल कौन सा है? जीरो लेवल है। जैसे 3 भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, 4 भुजाओं के आधार पर चतुर्भुज, यह शून्य स्तर की अवस्था है, शून्य स्तर का चरण है। अब अगला चरण है विश्लेषण। बहुत महत्वपूर्ण है। आप पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चरण 2 विश्लेषण। इस स्तर पर बच्चा विभिन्न आकृतियों की उनके गुणों के आधार पर विभिन्न आकृतियों का उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण कर लेता है। जैसे चतुर्भुज में आयत, वर्ग का उनकी भुजा के आधार पर बता देना कि चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है। जैसे समबाहु, विषमबाहु, त्रिभुज। यह बच्चे की स्तर 1 अवस्था है। क्या? लेवल 1। विश्लेषण क्या है? लेवल 1 है। चरण दूसरा है लेकिन यह लेवल 1 है। फिर चरण 3 अनौपचारिक निगमन। इसमें बच्चा विभिन्न आकृतियों के गुणों के बीच संबंध को पहचानने में सक्षम हो जाता है और वह उसकी परिभाषा बना लेता है। जैसे आयत और समांतर चतुर्भुज कोणों, भुजाओं व विकर्णों के आधार पर उनमें संबंध स्थापित कर लेता है तथा इन ज्यामितीय आकृति की परिभाषा भी बना लेता है, लेकिन सिद्ध कर पाने में सक्षम नहीं है। यह दूसरा स्तर है, ठीक है। चलिए अब देखिए औपचारिक निगमन, चरण 4। इस स्तर पर बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। इसमें विभिन्न आकृतियों को सिद्ध कर पाने में सक्षम हो जाता है। जैसे पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करना, चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में सूत्र बनाना। यह स्तर 3 है। अब चरण 5 और स्तर 4 की ओर बढ़ेंगे। दृढ़ता, यह सबसे उच्च अवस्था है। इसमें बच्चा नए नए प्रमेय बना लेता है और उन्हें सिद्ध कर पाने में सक्षम होता है। यह स्तर 4 होता है। इसको आपको अन्य शब्दों में जो दृढ़ता है इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है स्वयं सिद्धता। और ये आपका जो अभी ऊपर देखिए था अनौपचारिक निगमन, इसके लिए एक शब्द किया जाता है संबंध बनाना, है ना, या संबंध बना लेता है। तो चलिए अब बात करेंगे साथियों शिक्षण के सिद्धांत पर। शिक्षण के सिद्धांत गणित में प्राथमिक स्तर में कौन कौन से हैं? क्रियाशीलता का सिद्धांत। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य करके सीखना है। जब शिक्षार्थी करके सीखता है तब उसका ज्ञान स्थायी हो जाता है। इस सिद्धांत से बच्चों में वास्तविक अवलोकन को बढ़ावा मिलता है। आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता का विकास होता है। यह शिक्षार्थियों को हस्तपरक अनुभव प्रदान करता है। बहुत महत्वपूर्ण यह हेडिंग है। अब अगला देखिए रुचि का सिद्धांत। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों में अधिगम के प्रति रुचि पैदा करना, उनमें जिज्ञासा उत्पन्न करना होता है। इसके लिए किस्से, कहानियाँ, कविताएं, पहेलियाँ आदि को शामिल करके विषय वस्तु को रोचक बनाया जाता है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा किसी भी शिक्षण का मुख्य केंद्र होता है। अभिप्रेरणा शिक्षार्थी को आंतरिक बल प्रदान करती है जिससे वह निरंतर क्रियाशील बना रहता है और अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, ठीक है। अगला सिद्धांत है नियोजन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षण हेतु एक योजना बनाई जाती है, तत्पश्चात शिक्षार्थियों को अधिगम प्रदान किया जाता है। अगला सिद्धांत है निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित अधिगम कराया जाता है। वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। प्रत्येक शिक्षार्थी की सीखने की एक क्षमता एक जैसी नहीं होती है। आप वैयक्तिक विभिन्नता बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में अवश्य रूप से पढ़े होंगे, बीएड बीटीसी के दौरान पढ़े होंगे। प्रत्येक शिक्षार्थी की सीखने की क्षमता एक जैसी नहीं होती, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। उनमें सीखने की क्षमता सामाजिक वातावरण व जन्मजात किसी विकार के कारण भिन्न हो सकती है। सामाजिक वातावरण या परिवेश में, जिसको कहते हैं परिवेशीय भिन्नता के कारण
अलग हो सकती है। अब देखिए आवृत्ति का सिद्धांत, अधिगम को अस्थायी व सार्थक बनाने में इस सिद्धांत का अति महत्वपूर्ण स्थान है। विषय वस्तु एक निश्चित समयांतराल पर आवृत्ति होने से शिक्षार्थी उसके संपर्क में बना रहता है। अब देखिए अगला सिद्धांत, लोकतांत्रिक व प्रजातांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। पाठ्यक्रम इस प्रकार होना चाहिए जिससे बच्चों में प्रजातांत्रिक व सामाजिक व नैतिक मूल्यों का विकास हो। वह समूह में रहकर काम करें, एक दूसरे से विचार विमर्श करें और उनके विचारों को समझें। तो चलिए साथियों, अगला एक छोटा सा बिंदु है जिससे चर्चा हो जाती है, प्रायः कई बार प्रश्न भी बन सकता है, वह है माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण कोई विधि नहीं है, यह भावी अध्यापकों यानी जो छात्राध्यापक होते हैं ड्यूरिंग द ट्रेनिंग बीएड बीटीसी कर रहे होते हैं, तो उनके लिए है कि सूक्ष्म शिक्षण कोई विधि नहीं है, अपितु यह भावी अध्यापकों के शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने की एक क्रिया है। इसके अंतर्गत पाठ की लंबाई कम कर दी जाती है। ध्यान रखिए कि प्रश्न बन सकता है, ये लाइन उसमें विकल्प बन सकती हैं, तो इसमें इसके अंतर्गत पाठ की लंबाई कम कर दी जाती है। पाठ पढ़ाने का समय 5 मिनट कर दिया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण शब्द का सबसे पहले प्रयोग एलिन ने 1963 में किया था। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में मैथमेटिक्स के पेडागॉजी के साथ फिर हम मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।